In this video, we are going to discuss about Heisenberg uncertainty principle. This is the second video of the quantum mechanics. This video will contain position momentum relationship, energy and time relationship, and next one is the wave packet. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोजीशन एंड मोमेंटम रिलेशनशिप ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स होंगे. एक हमारे पास होगा क्लासिकल मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट होगा क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट. तो क्लासिकली हमारे पास जो कोई भी पार्टिकल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्लासिकली एनी मूविंग पार्टिकल विल हैव इट्स डेफिनेट मोमेंटम एंड position, will have definite position and momentum. तो ये जो है वो क्लासिकली कहा गया था कि कोई भी, अब पहले तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कौन से पार्टिकल की एक डेफिनेट पोजीशन और मोमेंटम हो सकता है. क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ डील करती है. तो दिस विल डील विद द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एज वी हैव डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस वीडियो. तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, विच आर लार्ज इन साइज. तो यहाँ पे जो कोई भी एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा जो कि क्या होगा, मूविंग पोजीशन पे होगा, तब हम उसकी एक डेफिनेट पोजीशन और उसके मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट वाज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स. अब क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल का जो आपके पास मोमेंटम और पोजीशन है वो आप उसको डेफिनेटली, और यू कैन से कि आप उसकी एक फाइनाइट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते. और यहाँ पे कंडीशन लग जाती है फाइनाइट प्लस साइमल्टेनियसली. ऑलराइट, इसकी एक फाइनाइट वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर लोगे, बट साइमल्टेनियसली आप पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते. ऑलराइट, पोजीशन एंड मोमेंटम को. अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल है? दिस विल एप्लीकेबल ऑन द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बिकॉज हमने ये डिस्कस करा है कि जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है वो कौन से पार्टिकल्स के साथ डील करती है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ऑलराइट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो ये पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होंगे? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. तो अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन सपोज एक एटम में मूव कर रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस, एंड इसके सराउंडिंग में क्या मूव कर रहे हैं? इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स की एक ऑब्वियसली एक पोजीशन होगी उसके ऑर्बिट पे, और जब वो मूव कर रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर मोमेंटम भी होगा. बट साइमल्टेनियसली हम दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते. या तो हम मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं उस टाइम पे एट एनी इंस्टेंट, या हम उसके पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो किसने दिया? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने, जो कि हीजनबर्ग के द्वारा दिया गया था. ऑलराइट, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारे पास अनसर्टेनिटी क्या होती है. पहले तो जैसे हमारे पास पोजीशन है उसको हम अनसर्टेनिटी डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स से. अनसर्टेनिटी मीन्स कि उसकी पोजीशन को आप मतलब जो उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए एक जो आपके पास वेरिएशन रहेगी, चेंज रहेगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा. डेल्टा हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज. तो जितना ज्यादा डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी मींस उसको फाइंड आउट करने की अनसर्टेनिटी वहां पे उतनी ही ज्यादा होगी. दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन. तो ऐसे ही अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम होगी. अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी. दिस इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. तो यहां से एक पोजीशन एंड मोमेंटम रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू. ऑलराइट, तो यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ. यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी एक पार्टिकल जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? अपने वेव पैकेट के अंदर. मतलब कोई जो पार्टिकल है वो उसके वेव पैकेट के थ्रू ही हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स. तो पहले तो हम वेव पैकेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि वेव पैकेट क्या होता है. बेसिकली वेव पैकेट
is the addition of, or you can say the interference of the number of waves. मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स जो होती हैं वो इंटरफेयर करती हैं और यू कैन से कि सम अप होती हैं. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 वेव्स हैं, वैसे यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो वेव पैकेट है दैट इज द सम ऑफ द 2 और मोर वेव्स. 2 से ज़्यादा वेव्स का जो सम अप होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, वेव पैकेट. और यू कैन से वेव ग्रुप. ऑलराइट, मतलब ये ग्रुप, जो एक ग्रुप है किस चीज़ का, नंबर ऑफ वेव्स का. तो ऐसे ही मैं 1 2 3 जितने भी आपके पास वेव्स हैं उसको जब मैं क्या करूंगी, सम अप करूंगी. और वेव्स का जो सम अप होता है वो किस तरह से होता है, बाय द इंटरफेरेंस. तो इस तरह से जब इंटरफेयर हो रही हैं नंबर ऑफ वेव्स तो आपके पास क्या बनेगा वहां पे, वेव पैकेट. अब सपोज ये मैंने 3 वेव्स कंसिडर करी हैं, ठीक है, जिसकी कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी. तो ये अब जो इंटरफेयर होंगी तो इंटरफेयर होने के बाद ये क्या बनाएंगे, वेव पैकेट. तो वेव पैकेट का कुछ डायग्राम इस तरह से होगा. आई एम शोइंग दिस इन योर डायग्राम. तो दिस इज इक्वल टू द वेव पैकेट. ये हमारे पास क्या रहेगा, वेव पैकेट. अब वेव पैकेट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये हमारे पास सिर्फ इंटरफेयर. अब देखो इंटरफेरेंस जो होता है वो 2 टाइप का होता है. एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव. तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, उनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो सम होता है, मतलब ऐड होता है. और डिस्ट्रक्टिव में उनका जो इंटरफेरेंस है वो क्या होता है, माइनस होता है. ऑलराइट, तो यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव के केस में 0 और इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. तो वेव पैकेट के केस में आपका जो एम्पलीट्यूड है और यू कैन से कि जो उसका इंटरफेरेंस है वो सिर्फ एक कुछ पोर्शन तक ही वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा. बाकी सारे के सारे पोर्शंस पे वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है. आप ये देख सकते हो कि इनिशियल जितनी भी पोजीशंस हैं वहां पे ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव मींस यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना है, 0. तो यहाँ पे कोई भी एम्पलीट्यूड शो नहीं करा है उसने. तो यहाँ से जो है एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है और वो एक मैक्सिमम लेवल तक जाता है. उसके बाद वो फिर से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. तो ये कौन सा आपके पास कौन सा इंटरफेरेंस है, ये है आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड एड अप हो जाता है. तो इसलिए वो एक मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर लेता है. और जो आपके पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो दिस इज कॉल्ड वेव पैकेट. वेव पैकेट में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स जो है वो इंटरफेयर करती हैं, ज्वाइन करती हैं. दिस विल गिव राइज टू अ वेव पैकेट. तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे पोजीशन मोमेंटम रिलेशनशिप की. हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो आप पार्टिकल है, ऑलराइट, तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो लाइट का नेचर था वो पार्टिकल नेचर था. और आप ये कह सकते हो कि जो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल जो है वो किसके थ्रू डिस्क्राइब करा गया, पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय वेव पैकेट. तो वेव पैकेट अब आपको पता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेव्स. तो वेव पैकेट के साइज पे डिपेंड करता है कि आपका जो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम कितना रहेगा. तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ एक स्मॉल वेव पैकेट की और एक लार्ज वेव पैकेट की. अगर स्मॉल वेव पैकेट मतलब वहाँ पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ वेव्स जो इंटरफेयर कर रही हैं वो क्या होंगी, लेस होंगी. There are less number of the waves which will interfere, give rise to the wave packet. तो ये कौन सा वेव पैकेट होगा, स्मॉल वेव पैकेट. तो स्मॉल वेव पैकेट में आपके पास जो अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम रहेगी, ठीक है, स्मॉल पैकेट में अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम जो रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी, मोमेंटम जो है वो बेसिकली किस चीज से है. अब यहाँ पे साइड में यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ मैं. आप ये कह सकते हो कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, तो वहां पे जो वेलोसिटी स्प्रेड है स्मॉल वेव पैकेट में वो जो है वो बहुत ही लार्ज है. ठीक है, तो वेलोसिटी स्प्रेड अगर ज्यादा होगा, वेलोसिटी स्प्रेड विल बी लार्ज. वेलोसिटी स्प्रेड इज लार्ज. तो वेलोसिटी स्प्रेड अगर लार्ज होगा तो आपके पास उसकी जो अनसर्टेनिटी रहेगी वो भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी.
तो अनसर्टेनिटी क्या रहेगी, ज़्यादा, अनसर्टेनिटी इसमें लार्ज रहेगी। बट अगर मैं बात करूं उसके पोजीशन की, तो स्मॉल वेव पैकेट में उसकी जो ये कह सकते हैं कि जो उसकी ऑक्यूपेंसी है वो स्मॉल रीजन में ही रहेगी पार्टिकल की, तो उसमें जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी रहेगी वो स्मॉल रहेगी। ऑलराइट, मतलब आप पोजीशन को इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड डेफिनेटली, मतलब फाइनाइटली कर सकते हो उसको, डिटरमाइंड फाइनाइटली। ऑलराइट, मतलब उसमें जो अनसर्टेनिटी वहां पे बहुत ही स्मॉल होगी। अब ऐसे ही अगर मैं लार्ज वेव पैकेट की बात करूं, तो लार्ज वेव पैकेट में आपके पास पोजीशन की ऑक्यूपेंसी क्या होगी, लार्ज एरिया में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी मतलब जो डेल्टा एक्स है वो क्या रहेगा, लार्ज रहेगा, बट आपके पास जो मोमेंटम स्प्रेड है और यू कैन से कि जो वेलोसिटी स्प्रेड है वो वहां पे क्या होगा, स्मॉल होगा। तो वेलोसिटी स्प्रेड अगर स्मॉल होगा तो आपके पास जो अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम है वो भी क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी। तो डेल्टा पी इज स्मॉल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी वेव पैकेट में हम उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को फाइनाइटली फाइंड आउट नहीं कर सकते। फाइनाइटली मतलब एक ही इंस्टेंट पे साइमल्टेनियसली हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की क्या यहाँ पे वो रहेगी, इसकी स्टेटमेंट रहेगी, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन and momentum of the particle when it is in the moving position. Alright, जब कोई पार्टिकल मूविंग होगा तभी उसका मोमेंटम होगा। तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स है, तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं रिलेशनशिप लिख रही हूँ, तो रिलेशनशिप इसका क्या रहेगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस, और यू कैन से डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके रहेगा, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच क्रॉस। तो यहाँ पे अब एच क्रॉस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप पेन ये चेंज करके आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो एच क्रॉस यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द डिरैक कांस्टेंट। तो डिरैक कांस्टेंट जो है वो एक ये कह सकते हो कि प्लैंक्स कांस्टेंट ही होगा, बट डिरैक कांस्टेंट क्या है, इसकी वैल्यू होती है दैट इज एच कट। ऑलराइट, आप इसको एच कट के नाम से प्रोनाउंस करते हो। तो ये किसके इक्वल होता है, h अपॉन 2π। राइट, तो आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 2π। और अगर हम कांस्टेंट के फॉर्म में देखें तो पाई यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p is always greater than equal to h cut by, sorry this is only h, तो h by 2। और अगर आप h cut लिखना चाहते हो, this will equal to और greater than only h cut। तो this is the relationship between the uncertainty in the momentum, uncertainty in the position, which will always greater than equal to the h by 2। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रिलेशनशिप। नाउ अगर आप इसी चीज़ को हम एनर्जी और टाइम रिलेशनशिप में बात करें, तो एनर्जी और टाइम रिलेशनशिप हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या रहेगा, ये रहेगा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट, और यू कैन से एच बाय 2। तो दिस इज द एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप, सॉरी एनर्जी टाइम रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इस रिलेशनशिप को हम थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं। हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है, ई के इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पे अगर मैं इसका कुछ यहाँ पे चेंज, इसमें वेरिएशन लाती हूँ ई के में, मतलब ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज। तो मैं उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। डेल्टा ई के इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, एम भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो इसका v² का डेरिवेटिव क्या बनेगा, यहाँ पे v इंटू डेल्टा v। अब यहाँ पे m इंटू डेल्टा v ये किसके इक्वल रहेगा, m डेल्टा v, दिस इज इक्वल टू डेल्टा p। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं।
साथ के साथ हमें एक और रिलेशनशिप पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी के इक्वल। तो हम ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास डेल्टा ई के जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम डेल्टा वी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी, और जो हमारे पास ये रिलेशनशिप है वी का, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो यहां से आप ये देख सकते हो कि आपके पास जो रिलेशनशिप आ रहा है ऑलमोस्ट डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी जो है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल। तो इसलिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो एनर्जी और टाइम रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दी एच क्रॉस, और यू कैन से द एच बाय 2। तो दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एंड टाइम अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे भी हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि वी कैन नॉट फाइंड द टाइम एंड एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली, और ये भी किसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्वांटम मैकेनिक्स का। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हमारे पास जो एनर्जी और टाइम है वो भी हम साइमल्टेनियसली एक फाइनाइट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लास्ट में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, डेल्टा एक्स का 0 होना मतलब जो अनसर्टेनिटी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो अनसर्टेनिटी का खत्म होना मतलब हम उसकी एक फाइनाइट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑलराइट, कुछ भी एक फाइनाइट वैल्यू होगी वो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास जो डेल्टा पी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप यहाँ से जो हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 0, तो ये बनेगा यहाँ पे h अपॉन 0 डिवाइड हो जाएगा जाके, तो डेल्टा पी की हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। तो इस टाइम पे क्या होगा, आपकी जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो बहुत ही इनफाइनाइट हो जाएगी। तो उस टाइम पे आप उसके मोमेंटम को किसी भी मतलब हालत में आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से रिवर्स में भी एप्लीकेबल है कि अगर डेल्टा पी 0 हो जाता है, डेल्टा पी मतलब अनसर्टेनिटी उसमें 0 होगी, चेंज उसमें 0 हो गया, तो उस टाइम पे आपके पास हम मोमेंटम को तो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपके पास जो पोजीशन है उसकी अनसर्टेनिटी वहां पे क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या कंक्लूजन बताता है कि अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन स्मॉल हो जाएगी तो अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। तो इसका जो कन्वर्स भी ट्रू रहेगा यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।